नए साल के आगमन के साथ ही और बजट से पहले सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है और ये बड़ी घोषणा है 8वें वेतन आयोग का गठन। 8वां वेतन आयोग जो न केवल कर्मचारियों के लिए एक खुशी की सौगात लेकर आया है, अपितु सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाले हर अभ्यर्थी के लिए, यूपीएससी का सपना देखने वाले हर उस अभ्यर्थी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। जी हाँ, 8वां वेतन आयोग जिसका हाल में गठन किया गया है, यह अभी खबरों में बना हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि फाइनली सरकार 10 साल के बाद एक वेतन आयोग का गठन कर रही है। क्या होता है वेतन आयोग, क्यों आवश्यक है ये हमारे लिए? देखिए, वेतन आयोग एक ऐसा आयोग है जिसका मेन काम होता है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ जो इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए वेतन जो है वो तय कर सके। यहाँ पर सरकारी कंपनियां, जो सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें हाई कोर्ट वगैरह के जजेस वगैरह शामिल नहीं होते हैं। यह जो आयोग है, इससे न केवल 50 लाख कर्मचारी, अभी तो 65 लाख जो है पेंशन भोगी, इनको भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। वेतन आयोग जो अपनी सिफारिशें देता है, दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है, क्या ये सिफारिशें बाध्यकारी होती है? ध्यान रखिएगा, ये अपनी केवल सिफारिश देगा। इन सिफारिशों को सरकार चाहे तो मान सकती है और चाहे तो इसको परिवर्तन करके इसको अपने अनुसार भी स्वीकार कर सकती है, अभी तो मना भी कर सकती है। हमने बताया कि वेतन आयोग क्या है, कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में बदलाव करने वाली क्या है, सिफारिश देने वाली एक संस्था है जिसका सरकार 10 साल में गठन करती है। परंतु अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है, क्या यह संस्था लगातार हर 10 साल में गठित होती है? इसका भी जवाब होगा नहीं। देखिए, पहला जो आयोग है यह गठित हुआ था 1946 में। कब गठित हुआ था? 1946 में। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 1946 के बाद आया 1957 में, फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं तो 1970, 1983, मतलब यहाँ पर हमें 10 लगातार देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सालों में गैप है। तो इसका और अभी भी जो लास्ट हमारा आयोग गठित हुआ था वो 7वां आयोग था, जिसका गठन 2014 में हुआ और उसने अपनी सिफारिश 2016 में दी। इसके बाद हम देखते हैं 1994, उसके बाद हमें देखने को मिलता है 2006 और उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलता है 2014, जो कि हमारा 7वां आयोग था। इन 7वें आयोग के बाद फाइनली इस बार जो है 8वां आयोग गठित हो गया है। इस आयोग का एक तो काम ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यह वेतन की सिफारिश करे, और इसके अलावा क्या क्या काम है, यह यहाँ पर पूरा अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जिससे उचित पारिश्रमिक जो है वो दे सके। जैसे कि जो 7वां आयोग था हमारा, यहां समझते हैं, जो हमारा यहाँ पर 7th पे कमीशन था, 7वां आयोग था, इसने वेतन को बढ़ाकर, पहले 7,000 अगर वेतन मिल रहा है उसको बढ़ाकर 18,000 करने की सिफारिश की थी। अभी जो वेतन आयोग है जो 8वां गठित होगा, एक चीज याद रखिएगा, सरकार ने अभी इसका कोई अध्यक्ष या इसके सदस्यों को यहाँ पर अध्यक्ष या सदस्यों के बारे में नहीं बताया है। लेकिन आमतौर पर जो वेतन आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो या तो कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं या फिर यहाँ पर न्यायालय के, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो यहाँ पे रिटायर्ड जो जज होते हैं उनको यहाँ पर बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें, जो 7th हमारा वेतन आयोग था, इस वेतन आयोग ने क्या किया था? सैलरी को बढ़ाया था, पेंशन को बढ़ाया था। और जब भी वेतन आयोग इन सैलरी या पेंशन को बढ़ाता है तो वो एक कारक ध्यान में रखता है। उस कारक की भी हम बात करें तो वो कारक कहलाता है हमारा फिटमेंट फैक्टर। क्या कहलाता है वो? फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? ये फिटमेंट क्या है? ये वो है, कुछ तरीके हैं, मुद्रास्फीति कैसी चल रही है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह क्या है, एक कैलकुलेशन डिसाइड करता है। उस कैलकुलेशन का नाम है फिटमेंट, जो पहले 2.57 था। 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट 2.57 था। अभी वर्तमान में ये उम्मीद की जा रही है कि जो अभी 8वां आयोग गठित होगा
इसका फिटमेंट हम कम से कम 2.86 जो है रखेंगे, जिससे 18,000 वाली सैलरी भी यहाँ पर कितनी हो, 51,000 कम से कम एक बेसिक सैलरी जो है बन सके। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर ये समझी। इसके बाद अगर हम और भी बात करें ये और क्या काम कर रहा है, तो मनी इन्फ्लेशन वगैरह को देखते हुए जब ये अपने टारगेट्स देता है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में यहाँ पर वेतन समानताओं की तरफ भी आगे बढ़ाता है, जिससे यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी भी आ सके, समान काम के लिए समान वेतन। ये हमारा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। उन नीति निर्देशक तत्वों को चरितार्थ करने का काम भी ये यहाँ पर कर रहा है। इसी से जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी इसका अनुसरण करते हुए अपने यहाँ पर आय में बदलाव करती हैं। इसी के संदर्भ में ये डीए और डीआर दो और टर्म्स हैं। ये क्या होता है, ये है आपका महंगाई भत्ता। डीए क्या है आपका, महंगाई भत्ता। अब क्या है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन सैलरी तो वही की वही फिक्स्ड है। हम कहते हैं ना, आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा ना हो पाए। खर्चा हमारा भी क्या है, आमदनी भी रुपया हो। कैसे होगा, जब हम देखेंगे कि खर्चा रुपया हो क्यों रहा है, क्योंकि पीछे से देखो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो इसी महंगाई को कंपनसेट करने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए सरकार यहाँ पर इस चीज को समायोजित करती है, ताकि क्या हो, उनके वेतन में उस चीज को समायोजित किया जा सके और उन्हें वो सही आय प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो 7वें में भी इसकी जो है वो बढ़ोतरी की गई, और इसी वजह से शायद ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारा जो युवा लोग है सरकारी नौकरी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं, यहाँ पर एक जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, साथ में यहाँ पर उनका जो स्किल्ड है, उनका जो टैलेंट है, जो चीजें हैं उनके अनुरूप उनको एक बेहतर आय सुरक्षा मिल रही है। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो अब यह देखने वाली बात होगी कि वो कितना जो है आय को वो बढ़ाता है और उसका जो निजी क्षेत्र है वो कितना अनुकरण जो है वो करते हैं। यह वेतन आयोग जब भी अपनी आय का एक सिफारिशें देता है तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है। इसका प्रभाव अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश की जहां पे अर्थव्यवस्था की अभी वैसे ही हालात खराब चल रहे हैं, सरकार को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ जाता है, और जब सरकारी व्यय में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है सरकार के राजकोषीय, सरकार के अपने खजाने पे बहुत बड़ा भार पड़ेगा। इससे सरकारी बोझ में जो है वृद्धि होगी, हमारा जो राजकोषीय है वो बाधाएं हमें देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, जब लोगों के हाथ में खूब सारा पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे, एक इकोनॉमी में जो है वो डिमांड्स बढ़ेंगी, और उस डिमांड्स के साथ साथ क्या होगा, एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इस देश की इकोनॉमी में हमें इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा, जो मुद्रास्फीति, हमारा मॉनेटरी इन्फ्लेशन, इसको बढ़ाएगा। और ये बढ़ाना जीवन जीने की जो यापन, जो हमारा जो जीने की क्वालिटी है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित जो है वो कर सकता है। और एक हमने बात की कि ठीक है, ये जो है समान वेतन की सिफारिश करता है, लेकिन क्या वाक्य में ही समानता आ पाती है। अभी भी हम अपना ग्लोबल जेंडर गैप देखें तो उसमें क्या नहीं, हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि हम दुनिया के 129th मेंबर है, 129वां स्थान है हमारा, जो कहीं ना कहीं बता रहा है इक्विटी का मामला पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता। तो ओवरऑल हमने देखा कि वेतन आयोग, ये जो हमारा 8वां पे कमीशन जो अभी गठित हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा वेतन का संरचना जो है वो बनाएगा, जिससे क्या हो, जो भी कर्मचारी है उनको लाभ मिल सके, और साथ ही ये राज्य सरकारों के लिए भी एक तरीके से क्या होगा, उनके लिए भी ये प्रेरणादायी जो है बनेगा। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, वो अंततः अनुसरण तो इसी का करती हैं। तो अंततः अब लास्ट में हम इस पूरे कमीशन को यहाँ समअप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में। यहाँ इतना के लिए, यहाँ अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।